सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द बडीज। तो ये पूरा जो 10th का सेशन था इट्स फाइनली कम टू एन एंड। थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग भी है, थोड़ी सी एक एक्साइटमेंट फीलिंग भी है कि अब हम होंगे 11th क्लास में, अब हम थोड़े सीनियर मोस्ट लेवल में आ जाएंगे। तो अब आप बोलोगे दीदी क्या आप भूल गए हो मैथ्स का पेपर रहता है तो मुझे पता है बडीज, मैथ्स का पेपर अभी भी रहता है, लेकिन उसमें तो हमने क्या लगानी है, आग लगानी है। अब वो आग आप लगाओगे कैसे, उसी पे आज का हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। यार मैथ्स का एग्जाम जो है ना, क्यों लोगों को मैथ्स नहीं अच्छी लगती, सिर्फ एक रीजन, उसमें लगता है दिमाग। यस, उसमें थोड़ा सा दिमाग तो लगता ही है, क्योंकि मैथ्स का एग्जाम कुछ ऐसा होता है। देखो मैथ्स एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए ना सिर्फ 3 चीजें आपको अपने दिमाग में सेट करनी है। सबसे पहला होता है क्वेश्चन को एनालाइज करना, दूसरा होता है फॉर्मूला याद रखने, तीसरा होता है आपकी कैलकुलेशन कितनी एक्यूरेट है। यार कैलकुलेशन इतनी मैटर करती है। मेरे साथ जब मेरा मैथ्स का पेपर था बोर्ड का, तो मैंने क्या किया, मैं एक ही क्वेश्चन की कैलकुलेशन को इतनी बार चेक कर रही थी, जस्ट वो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो मैथ्स का एग्जाम के अंदर आपको अपनी स्पीड को बहुत एक्यूरेट रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का आप कैसे बेस्ट कर सकते हो, अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो बिना कैलकुलेटर के आपने प्रैक्टिस करनी है। चाहे कोई भी चैप्टर है, कोई भी क्वेश्चन है, जितना मर्जी वो क्वेश्चन टाइम ले रहा है, आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। देखो भाई मैथ्स का एग्जाम है हमारा फेयरवेल एग्जाम, हमारे सेशन का लास्ट एग्जाम, तो उसको तो हमने आग लगा के अच्छे से फोड़ के आना है। तो अब आपको मैं बता रही हूँ, आपके पास एक स्टैंडर्ड मैथ्स है, बेसिक मैथ्स। देखो जो बेसिक मैथ्स है उसमें आपको कोई भी आरडी आरएस कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। यू जस्ट नीड टू फॉलो योर एनसीईआरटी, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स। ये कुछ चीजें हैं जो आपने अपने एग्जाम में फॉलो करनी है। देखो टाइम इतना है नहीं मैथ्स के एग्जाम के, यार ये तो सच है, मानते हो ना। तो टाइम अब इतना है नहीं, तो अब आप क्या करोगे, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, 1-2 कैटेगरीज होती हैं, इजी चैप्टर्स और हार्ड चैप्टर्स। अब आपने अपने वेटेज में देखना है कि इजी में से मोर स्कोरिंग कौन है, लेस स्कोरिंग कौन है, हार्ड चैप्टर्स में से मोर स्कोरिंग कौन है, लेस स्कोरिंग कौन है। तो आपको इस चीज से सबसे पहले करना है। तो सबसे पहले आपने इजी चैप्टर्स को उठाना है जो ज्यादा स्कोरिंग है, उन चैप्टर्स को सारा का सारा फिनिश कर देना है। फिर उसके बाद आपने हार्ड चैप्टर्स को उठाना है जो ज्यादा स्कोरिंग है, आपने उसको फिनिश कर देना है। फिर उसके बाद आप दोबारा से इजी पे आओगे, जो थोड़े से लेस स्कोरिंग है उसको कर लेना, और जो हार्ड वाले है उसमें भी जो लेस स्कोरिंग है उसको करना है। ऐसे आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। अभी आपको पता कैसे चलेगा, ये आपको पता चलेगा वेटेज से, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है उससे आपको पता लग जाएगा। जो बेसिक मैथ्स वाले बच्चे हैं और जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हैं उन्होंने शायद आरडी आरएस फॉलो करी होगी। बाय चांस अगर आरडी और आरएस भी नहीं फॉलो करी तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, ये स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की एग्जाम्पलर जरूर देख के जाना। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है वो जरूर देख के जानी है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, चाहे वो ईजी है चाहे वो हार्ड है, उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो ज्यादा स्कोरिंग वाले हैं उसकी एग्जाम्पलर देख के जाना। वो आपके क्वेश्चन स्कोरिंग बन जाएंगे, आपके नंबर आ जाएंगे उससे, इतना मुझे मैं आपको गारंटी देती हूँ। दूसरी चीज, जिस बच्चे ने उसको लगता है कि कभी आरडी या आरएस फॉलो नहीं करी, स्टैंडर्ड वाले बच्चे ने, अभी कोई बुक खोलने का मत सोचना। अभी तो एनसीईआरटी हो जाए वही बहुत बड़ी नैया पार हो जाएगी। एक्स्ट्रा बुक खोलने का तो बिल्कुल भी मत सोचना। अभी बस एक चीज पे आप रिलाई कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी रिवाइज करो। एग्जाम्पल्स, जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उसको तुमने मिस नहीं करना यार। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर जैसे तुम्हें पता है, अब जल्दी जल्दी रिविजन करने के लिए क्या करना है, कोई भी चैप्टर है तुम्हें आता है, अब तुमने उसमें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें पता है कि ये चैप्टर मेरे को आता है, मुझे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने, जल्दी जाओ वन शॉट वीडियो पे। मैंने अपने चैनल पे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री इनकी वन शॉट वीडियो बना रखी है अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको तुम देख सकते हो। हार्डली 15 मिनट्स की वीडियो है, बहुत अच्छे से आपके इजीली आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, तो आप वो देख सकते हो, यहाँ पे कोई लिंक पॉपअप हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने तुम्हें ये कह दिया वन शॉट वीडियोस पे जाना है। वन शॉट वीडियोस के बाद तुम क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे नहीं तो डायरेक्टली शिफ्ट। अगर तुम्हें पता है, जैसे अगर तुम्हें पता है कि मुझे ये चैप्टर है, जैसे रियल नंबर्स है या कोई भी पॉलिनोमियल्स है, मुझे पता है मुझे चैप्टर अच्छे से आता है, मुझे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे इसके देखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो सीधी तरह जाओ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो उठाओ, वन शॉट वीडियो उठाओ, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा दो।
कोशिश करो जब वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो तुम अपनी कॉपी पे साइड बाय साइड सॉल्व कर रहे हो वीडियो को पॉज करके, वहां के सोल्यूशंस तुम बाद में देखो, पहले अपने सोल्यूशन देखो कि तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि देखो यार, वही तुम्हारी रिवीजन भी है, तो तुम्हारे को पहले अपने आप सिर्फ सॉल्व करना है, ये तुम्हें अपने साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। कोई भी बुक जो तुमने पहले नहीं उठाई वो बुक अभी उठाने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ सैम्पल पेपर करो, अगर चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर मिल रहा है तो ज़्यादा बेटर है, वैसे करो। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली वो करो, इसी में तुम्हारा काम काफ़ी बन जाएगा। अगर तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, वन शॉट वीडियोस उठाओ, उनको देखो। लेकिन ये प्रेपरेशन तुम्हें खुद से करनी है। लेकिन करोगे कैसे? हमेशा अपनी वेटेज को देख के देखो किस चैप्टर की वेटेज कितनी है। उन चैप्टर्स को पहले उठाओ, जिनकी कम वेटेज उन्हें बाद में उठाओ। अच्छा, कई बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी तो अच्छे से आती है, प्रोबेबिलिटी को तो हम इग्नोर भी मार सकते हैं। बेटा नहीं, ये है बोर्ड का एग्जाम। मानती हूँ कि प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, लेकिन ये किसने कहा कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के नहीं आ सकता? तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स अच्छे पता होने चाहिए। तुम उस किसी भी चैप्टर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। मुझे एक बच्चा बोलता कि दीदी मेरे को ना प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से आता है, मेरे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छे से आती है, क्या मैं उसे छोड़ सकता हूँ? मैंने कहा नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, एंड डे पे रिवाइज कर लो, लेकिन रिवाइज जरूर होना चाहिए। एक एक टॉपिक तुम्हारा रिवाइज होना चाहिए। ये रिवीजन वाली मिस्टेक बिल्कुल ना करना। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, कई बार यही तुम्हारा काम खराब कर देता है। क्वेश्चन आते हुए भी ना वहां जाके थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि शायद ये मुझे नहीं आता। दूसरी बात, जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे अच्छे से, जो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स वाला चैप्टर है उसमें तुम अच्छे से यूनिट्स को मार्क कर लेना। कई बार क्या होता है, रेडियस या कोई चीज, कोई मेजरमेंट जो होती है वो मीटर में दी होती है, आंसर आपसे सेंटीमीटर में पूछ लिया होता है, या वो सेंटीमीटर में दिया, आंसर आपसे मीटर में पूछ लिया जाता है। तो यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना। इसकी वजह से कच्चे क्वेश्चन मिस्टेक भी करके आते हैं और उनका काम भी, वो नंबर भी कट जाते हैं। तो बेटर है ये चीज तुम ध्यान में रखना। सबसे पहले जाते साथ जब क्वेश्चन पेपर रीड करोगे ना, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता। तुमने सबसे पहले उस क्वेश्चन पेपर में टिक मारे ना, जो चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे उनको भी तुम उसी टाइम सेलेक्ट कर लोगे कि ठीक है ये 2 चॉइस के क्वेश्चंस है ना, मैं ये वाली चॉइस को सॉल्व करूंगा। मैं जब पेपर सॉल्व कर लूंगा तब नहीं मैं सोचूंगा मैं इनमें से कौन सा करूं, मैं अभी डिसाइड कर रहा हूं मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा। सेक्शन तुम अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उठा सकते हो। जो अगर तुम्हें लगता है कि ये सेक्शन मुझे ज्यादा इजी लग रहा है, मैं पहले वो करना चाहूंगा, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। आपके ऊपर किसी ने डंडा नहीं रखा कि आप कोई सेक्शन पहले उठाओ कोई सेक्शन बाद में उठाओ। वो आपकी चॉइस है, जिसमें आपको पता है कि यार एग्जामिनर पे एक स्टार्टिंग इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है। फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा जब आप अपना मनपसंद का सेक्शन उठाओगे। उस सेक्शन को उठाओ, क्वेश्चंस अच्छे से लगाओ और नीटनेस रखो। प्रेजेंटेशन, यार देखो, प्रेजेंटेशन से मैं नहीं कहती कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन बहुत गंदी है, कटा मिट्टी इतना कुछ कर रखा है, 2 मिनट रफ वर्क अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ कुछ भी, तो नंबर यार अच्छे आते भी नहीं है, क्योंकि आपका पेपर पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर मैं आऊँगी, मेरे पास कोई ऐसा गंदा सा पेपर आएगा, मेरा नहीं पढ़ने का मन करेगा ना। तुम खुद देखो, तो रिप्रेजेंटेशन आपको खुद रखनी पड़ेगी ताकि पेपर आपका एग्जामिनर इजीली चेक कर पाए। दूसरा, वही सेक्शन पहले करना जो तुम्हें लगता है कि तुम उसमें कॉन्फिडेंट हो। रफ वर्क तुम पेजेस में लास्ट में कर सकते हो, अदरवाइज अपनी शीट के साइड में मार्जिन लगा के रफ वर्क लगा के वहां पे भी कर सकते हो। ठीक, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज एक साथ देखने हैं, तो तुम्हारे को ऑनलाइन बहुत सोर्सेज अवेलेबल होंगे, काफ़ी पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी। हर चैप्टर के उन्होंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वहाँ पे लिखे हुए हैं, तो तुम उस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी जिस फॉर्मूलाज को रिकैप्चुलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम वन शॉट वीडियोज़ लगा लो। वन शॉट वीडियोज़ में तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ना तुम्हें करनी पड़ेंगी। अभी टाइम इतना है नहीं है, पेपर तुम्हारा है 21 को, तो अच्छे से तुम इस चीज़ को डन कर, अगर इन पॉइंट्स को तुम डन करोगे तो तुम्हारा ही उसमें काफ़ी बेनिफिट। अगर आज मैं पढ़ने लगी हूँ, मैंने फॉर सपोज रियल नंबर्स उठा लिया, पॉलिनॉमियल्स उठा लिया, ट्रिग्नोमेट्री उठा लिया, मैं आज ये चैप्टर्स करने लगी हूँ। अब मैं पढ़ने से पहले ना पता क्या करूँगी, पढ़ने से पहले मैं एक चैप्टर को टाइम स्टैम्प दे दूंगी कि जैसे मेरे पास अगर ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे मैं उसकी वन शॉट देख रही हूँ, चाहे मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रही हूँ, चाहे मैं उसके पीवाईक्यू कर रही हूँ, चाहे मैं उसके सैम्पल पेपर कर रही हूँ, ये मुझे पता होगा, चाहे मैं उसके पीवाईक्यू सैम्पल पेपर कुछ भी कर रही हूँ, हर चीज़ को मैं एक टाइम स्टैम्प दूंगी कि अगर मैं अभी ये कर रही हूँ, ये चैप्टर कर रही हूँ, मेरा ये 2 घंटे या 1 घंटे में ये पूरा वाइंड अप हो जाना चाहिए। टाइम स्टैम्प दोगे, डेली टास्क डिसाइड करोगे, तभी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा यार, ये सच है। टाइम स्टैम्प तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम एक ही चैप्टर को पूरा दिन नहीं रख सकते ना, तुम्हें हर एक चैप्टर के लिए एक बेसिक टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा सा अपना टी टाइम भी रखना, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते रहो, क्योंकि मैथ्स है, कैलकुलेशन जब ज़्यादा करते हो तो थोड़ा सा माइंड भी सैचुरेट हो जाता है। तो थोड़े से बीच में टी ब्रेक्स रखते रहना, ये नहीं कि 6-6, 7-7 घंटे रेगुलर ही पढ़ रहे हो, थोड़ी सी बीच में 15-15, 20-20 मिनट की टी ब्रेक भी
सुनो, लास्ट नोट पे सिर्फ एक चीज है, लास्ट पेपर है, फेयरवेल एग्जाम है, अच्छे से आग लगा के आनी है। जिसको लगता है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, पहली बात तुम्हें भी आता है, सिंपल मैथ्स है, कैलकुलेशन तुम्हें आती है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, उनके PYQ लगा लो, बहुत ज़्यादा एम्पल ऑफ वीडियोस अवेलेबल है, एम्पल ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, इतना तो हर बच्चा कर सकता है। तो ये टाइम आपका बिल्कुल भी फालतू सोचने का नहीं है, कुछ भी सोचने का नहीं है। और ये भी बिल्कुल सोचने का नहीं कि अब लास्ट एग्जाम है, इसके बाद हम ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। ये चीज़ें अभी मत सोचो, जब एग्जाम दे के आओगे आराम से तब ये सब बातें सोचेंगे। अभी जस्ट फोकस ऑन योर मैथ्स एग्जामिनेशन। सो बेस्ट ऑफ लक बडीज, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।